हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, जो कि संस्कृत पेडागोजी पर होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका संस्कृत पेडागोजी का डर ख़त्म होने वाला है। इसमें संस्कृत पेडागोजी का पूरा निचोड़ दिया गया है, तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। आपकी संस्कृत पेडागोजी का एक बेस बन जाएगा, संस्कृत पेडागोजी क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम संस्कृत पेडागोजी। तो सबसे पहले देखते हैं जो भाषा कौशल होते हैं, जिसको हम संस्कृत में भाषा कौशलम कह देते हैं। हिंदी में और संस्कृत में कुछ ज़्यादा माइनर सा डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे भाषा कौशल हिंदी में होता है, वैसे ही संस्कृत में भाषा कौशलम कर दिया है, उसमें माँ लगा दिया है बस। तो भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रवणम, संभाषणम, ठीक है, पठनम और लेखनम। ये क्रम होता है भाषा कौशल का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा भाषा कौशलम। उसके बाद देखते हैं उत्पादक कौशलेषु। संस्कृत में उत्पादक कौशलेषु कहते हैं, और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, यानी कि उत्पादक कौशल के अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं। तो उत्पादक कौशल यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी जिसके द्वारा हम अपने को अभिव्यक्त करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने आप को अभिव्यक्त किन के माध्यम से करते हैं? बोलकर और लिखकर, यानी कि संभाषणम और लेखनम। ठीक है, ये क्या होता है हमारा उत्पादक कौशलेषु। अगर हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कौन कौन से, तो कौन कौन से होंगे? संभाषणम और लेखनम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, तो हम तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं जिनसे हम भाषा को ग्रहण करते हैं? वो होता है सुनना और पढ़ना। ठीक है, यानी कि श्रवणम और पठनम। ठीक है, तो उसी को हम संस्कृत में श्रवणम कह देते हैं सुनना को, और पढ़ना को कह देते हैं पठनम। ठीक है, अब विकल्प के प्रकार किस तरह से होंगे? जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है कि उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, और प्रश्न दिया गया है ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। तो विकल्प के क्या प्रकार होंगे? जैसे कि विकल्प दिया होगा लेखन संभाषणे, इसका मतलब होगा लिखना और बोलना। दूसरा विकल्प इस प्रकार से हो सकता है कि श्रवण संभाषणे, यानी कि सुनना और बोलना। तीसरा विकल्प इस प्रकार से हो सकता है कि पठन लेखनम च, च का मतलब होता है और, यानी कि पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। ऐसे ही चौथा ऑप्शन हो सकता है श्रवणम पठनम च, यानी कि सुनना और पढ़ना। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लेखन संभाषणे। ठीक है, यानी कि लिखना और बोलना। उसके बाद में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा? सुनना और पढ़ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? श्रवणम पठनम च। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा कौशलम अंतः संबंधित अस्ति। ठीक है, अंतः संबंधी अस्ति, यानी कि भाषा कौशल होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं, यानी सभी एक क्रम में सीखे जाते हैं। जैसे कि हिंदी में हमारी ट्रिक है सुबोपली, सुबोपली, यानी कि सबसे पहले सुनना फिर बोलना, यानी कि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। उसके बाद पढ़ना और लिखना, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक लिख नहीं सकते। वही यहाँ पर दिया गया है कि जो भाषा कौशल होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न ऐसे बनता है कि पठन समय किम आवश्यकतम अस्ति, या किम आवश्यकतम, यानी पढ़ते समय सबसे आवश्यक क्या होता है? तो पाठस्य अर्थाबोधः, यानी कि पाठ का
अर्थ ग्रहण करना, एक तरह से अर्थ ग्रहण करना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद ये प्रश्न एक ये बनता है कि सूक्ष्म पेशीय कौशल से, यानी सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन सा होता है, तो लेखनम होता है। उसके बाद ये टॉपिक होता है भाषा अर्जन, यानी कि भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण को ही भाषा अर्जन कहते हैं हिंदी में। तो इसको सॉल्व करते समय, यानी कि इसका कोई प्रश्न आता है परीक्षाओं में, तो उसको सॉल्व करते रहें समय हमें इन टैग वर्ड्स को याद रखना है। समाजः, अनुकरोति यानी अनुकरण करना, और अनौपचारिक यानी कि भाषा अर्जन कैसे होता है, अनुकरण द्वारा समाज में रह के, और अनौपचारिक रूप से होता है। ठीक है। और जो भाषा का अनुकरण होता है या भाषा का जो अर्जन होता है, यानी मातृभाषा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मातृभाषा यह अर्जन, यानी कि मातृभाषा का क्या होता है, अर्जन होता है, अधिगम नहीं होता है। वो क्या होता है, सहज होता है और स्वाभाविक होता है। ठीक है। अब देखते हैं भाषा अधिगम। जो भाषा अधिगम होता है वह कहाँ पे होता है, हमारा विद्यालय में होता है, औपचारिक रूप से होता है यानी औपचारिकतया, और मानक या द्वितीय भाषा के रूप में होता है, और वो प्रयासपूर्ण होता है। तो इस तरह के टैग वर्ड देखने को मिलेंगे आपको भाषा अधिगम में, कि विद्यालय, औपचारिकतया, मानक या द्वितीय भाषायः, और प्रयासपूर्ण। ठीक है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अधिग्रहण सहजिकम अधिगम प्रयासजन्य। ठीक है। जो अधिग्रहण होता है वो क्या होता है, सहज होता है और स्वाभाविक होता है। ठीक है। और एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक बालकस्य भाषा अधिग्रहण है, यानी भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजाता शक्ति अस्ति, यानी ये किसका कथन है, चौमस्की का। ये हिंदी में भी है कि जो प्रत्येक बालक में होती है भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता होती है। एक अगला पॉइंट हमारा कि उत्कृष्ट लेखनम, यानी उत्कृष्ट लेखन के लिए क्या आवश्यक है, व्याकरण उपयोगी है। ठीक है। उसके बाद भाषा विकास, भाषा विकास के लिए क्या टैग वर्ड इम्पोर्टेंट होंगे, अभिव्यक्ति। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति करना। उसके बाद भाषा का प्रयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा, अवसरः, और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना बच्चे को। ये सब क्या होंगे, भाषा विकास के टैग वर्ड्स होंगे। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाषायाः अधिगमार्थम कस्य महत्वम सर्वाधिकम, यानी भाषा अधिगम में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है, तो समाजः यानी समाज का, सामाजिक संवादः यानी समाज में संवाद का, और परस्पर अंतःक्रिया का। ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति, यानी कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, तो संकेत भाषा होती है। अगला पॉइंट हमारा कथा कथनम, यानी कहानी से क्या लाभ होता है, तो समग्र रूप संस्कृति, यानी संस्कृति को पहचानने में, जैसे हिंदी में हमने लिखा हुआ है कि कहानियों से संपूर्ण रूप व संस्कृति का ज्ञान मिलता है। ठीक है। तो यहाँ से समग्र रूप से, यानी समग्र रूप यानी कि संपूर्ण रूप, और संस्कृति यानी संस्कृति को संस्कृति कहते ही हैं हिंदी में भी। उसके बाद कविता प्रयोजन उद्देश्य अस्ति, यानी कविता कहने का क्या उद्देश्य होता है, तो कविता संगीतस्य तालस्य अनुप्रासत च आनंदभूति, यानी कि आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है। उसके बाद एक ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अभिव्याप्य कक्षा, ये क्या होती है, ये समावेशी कक्षा होती है। ठीक है। ये वर्ड जहाँ पे भी आपको देखने को मिले उसका मतलब क्या होगा, समावेशी कक्षा। उसके बाद है मातृभाषा माध्यमेन अभिगंतुम, तो जो हमारी मातृभाषा होती है उसका माध्यम क्या है, अधिगंतुम। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा, ये निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, समस्या पहचान करोति, यानी समस्या की पहचान करना निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से होता है, और उस समस्या का समाधान करना किसके माध्यम से होता है, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद हम मुद्रण समृद्ध वातावरण, यानी कि प्रिंट समृद्ध, यानी वो होता है ना सहायक शिक्षण सामग्री वगैरह, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। मुद्रण समृद्ध वातावरण, प्रिंट समृद्ध माहौल, वही हिंदी में होता है, वही यहाँ पर संस्कृत में। उसके बाद प्राथमिक कक्षाया कथम विषय योग्यतम भवेत, तो मम परिवार, ये मम परिवार सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
और संस्कृत में सबसे ज़्यादा विकार डिसलेक्सिया के ऊपर पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधित विकार होता है, ठीक है। यानी जब बच्चे ने पठन संबंधी विकार हो जाता है, यानी वो पढ़ नहीं पाता, वो क्या हो जाता है? डिसलेक्सिया। इसको इस तरह से भी पूछ लेंगे, पठनगत समस्या अस्ति, तो क्या होती है? डिसलेक्सिया होती है, ठीक है। एक प्रश्न इसके ऊपर पूछा जाएगा कि लेखन विषयक कहा व्यतिक्रम, लेखन विषयक में व्यतिक्रम क्या कहते हैं, यानी कथ्यते हैं, यानी कि लेखन विषय में जो त्रुटियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। इसके बाद डिस्कैलकुलिया, ये तो हिंदी में भी हमें पता है, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार होता है, ठीक है। उसके बाद बहुभाषिकता क्या होती है? बहुभाषिकता भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधनम, क्या है ये? बहुभाषिकता भाषा अधिगम का एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चित्रस्य कथम प्रयोग है। चित्र किस में प्रयोग होते हैं? तो अदृश्य संकल्पनाओं को, जो अदृश्य हमारी संकल्पनाएं होती हैं उनको चित्रों के प्रयोग से मूर्त बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संस्कृत पेडागोजी का जो निचोड़ था वो कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और सभी अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।